तौलिया फ्रेंड। तौलिया। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, देखिया जी। आहो लेकिन ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੈਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਦੇ ਜੋ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी, इंडिपेंडेंस डे स्टडी के साथ। अच्छा, आप इंडिपेंडेंस डे पे बेटा जितना अपने आप को फैसिलिटेट करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना ही इसमें मुल्क का भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। छुट्टियां करने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है। आज़ादी है तो आज़ादी पे कोई अहद करें कि आप बेसिकली करना क्या चाहते हैं। ऐसे तो नहीं ना चलेगा। यू हैव टू मेंटेन कि आप सम हाउ अपनी कंट्री के अंदर किसी ना किसी वे में कंट्रीब्यूट कर सको, तभी ये चीज़ें बेहतर होंगी। अदरवाइज़ तो चीज़ें बेहतर नहीं होनी। चलें जी। मेरे ख्याल से तो सबसे बेहतरीन तरीका सेलिब्रेशन का यही है कि आप जो है वो अपनी स्टडी पे फोकस करें। अच्छा, इम्तियाज़ कह रहे हैं सर मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि सिर्फ रीडिंग करने से मुझे टॉपिक
पेपर में भूल जाएंगे। अच्छा, यहाँ सारे बच्चे बाजा बजा रहे हैं। खैर, आप ही बताना है उनको कि बाजा जो है वो कितना ज़रूरी है और कितना लेस इम्पॉर्टेंट है, ये आपने उनको बताना है। अच्छा इम्तियाज़, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि ख़ास तौर पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर आप जो टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं ना, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया करो, ठीक है। और अगर ये आपको भूलता है तो जब शॉर्ट लिस्टिंग कर लोगे बार बार आप इजीली उसको जो है ना रिव्यू कर सकते हो। अच्छा, हुदा कह रही हैं सर कल आपने बताया था सेंसरी न्यूरॉन में डेंड्राइट ज़्यादा होते हैं, लेकिन पीटीबी में हमने पढ़ा था कि सेंसरी न्यूरॉन के पास एक ही फाइबर होता है जो एक्सॉन टाइप में होता है। अच्छा बेटे, सेंसरी न्यूरॉन तो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरह का है। वो जो डेंड्रॉन आपने पढ़ा था वो नॉर्मली माइलिनेटेड, जैसे अभी हम लोग रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर है, ठीक है। चलो बेटे, हमारे पास टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। तो देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। बेटे, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, दैट रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये नॉर्मली आप लोग जो टर्म यूज़ कर रहे होते हैं ना रिफ्लेक्सेस के, फलां बंदे के रिफ्लेक्सेस बड़े स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्सेस बेसिकली इन्हीं की बात कर रहे होते हो। तो ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं बेटे, ये स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं। पहला आप लोगों ने याद रखना है कि ये स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमारे पास बेटे स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है। फिर आप लोगों ने कहना है कि ये हमारे पास ना रैपिड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, दैट इज स्पॉन्टेनियस रैपिड। और अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास एब्रप्ट रिस्पॉन्स की कैटेगरी के अंदर भी आता है। तो अगर एब्रप्ट आपकी बॉडी किसी भी एब्रप्ट किसी भी बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो एकदम से ही अचानक से आ रहा है, तो ये बेटे हमारे पास एब्रप्ट रिस्पॉन्स कहलाता है, ठीक है। इसी वजह से हम ये भी कहते हैं कि दैट इज इमीडिएट ऑटोनॉमिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, ठीक है। दोबारा से देखें, ये क्या है हमारे पास, दैट इज इमीडिएट, एक तो ये आपके पास फौरी तौर पर होगा, इमीडिएट, ठीक है। दूसरा ये हमारे पास ऑटोनॉमिक, ठीक है, दैट इज ऑटोनॉमिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स। अब ये देखो, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। आपको बेटे ये कभी भी इसके हवाले से अगर इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आए तो आंसर हमारे पास यही आएगा, ठीक है। आंसर आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन ही आ रहा होगा। तो ये बात बेटे आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन कैन बी डिफाइंड एज द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स। अच्छा, अब ये देखो रिफ्लेक्स एक्शन के साथ जब भी ये पाथवे को डील करेगा ना, तो पाथवे किस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है, दैट इज जस्टिफाइंग रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। ये हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क को जस्टिफाई करता है, ओके। तो ये बेटे हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हो विद रेफरेंस टू रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है जी। चलो बेटे, अब हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें आपके पास पूछी जाती हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बना लेते हैं, दैट इज बेटे स्पाइनल कॉर्ड। चलो ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि जी ये हमारे पास आ गया एक स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जब भी आप क्रॉस सेक्शनली इसको ब्रेक करते हो ना बेटे, तो हमारे पास ये ना दो तरह की चीज़ें शो करता है। पहला तो आपको बेटे यहाँ पर एक ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से सल्कस नज़र आता है। दूसरा, दूसरी साइड पे आपको ये एक डेप्थ में
सर्कल जो है वो नज़र आ रहा होता, दैट इज़ जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है? ठीक है, आपके पास ये पूछा जाता है भाई इन दोनों में फ़र्क क्या है। चलो जी, ये देखो, ये हमारे पास बेटे माइनर सल्कस भी कहलाता है, मेजर सल्कस भी हम लोग इसको बोल रहे होते हैं। लेकिन इसमें आपके याद रखने की चीज़ ये है कि ये जो हमारे पास इस तरह का एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ डॉर्सल एरिया। ठीक है, क्योंकि सम टाइम बेटे फिगर में पिक्टोरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट इज़ रेफर टू एज डॉर्सल एरिया। और जहाँ पे आपको ये डिप्रेशन ज़्यादा नज़र आएगा, ये हमारे पास बेटे कहलाएगा वेंट्रल एरिया। तो डॉर्सल एरिया होता है और हमारे पास क्या होता है, वेंट्रल एरिया होता है। ठीक है, चलेंगे देखते हैं। हमारे पास बेटे इसमें कुछ हिस्से भी क्लासिफाई कर लिए जाते हैं। जैसे ये कहता है जी हमारे पास ये जो हिस्से हैं हम इनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक बेटे ये जो आउटर पोर्शन होता है ये वाला, ये हमारे पास वाइट कलर का नज़र आता है, इस वजह से हम इसको वाइट मैटर बोलते हैं, दैट इज़ नॉन एज वाइट मैटर। ये वाइट मैटर जो होता है ये हमारे पास बेटे माइलिनेटेड न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। दूसरी तरफ आपको इसकी डेप्थ में ये जो एरिया नज़र आता है जो बटरफ्लाई शेप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर, दैट इज़ रेफर टू एज ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर जो होता है बेटा दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो डॉर्सल और वेंट्रल की आपके पास जो है ना ये चीज़ें कुछ क्लियर हो जानी चाहिए कि डॉर्सल साइड कौन सी होती है और वेंट्रल साइड हमारे पास कौन सी होती है। ये डिप्रेशन से आप लोग इसका आइडिया लगाते हो। ठीक है, ये हमारे पास डिप्रेशन से बेटे इसका आइडिया होता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब ना हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्या होते हैं, वेंट्रल रूट गैंग्लियन क्या होते हैं। जब भी आप देखोगे तो हमारे पास बेटे ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन आपके पास ये इस तरह से मैसेज लेते हैं। ठीक है, दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास आ जाता है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन के अंदर ये जो इसकी सेल बॉडीज होती हैं ना ये बाहर की तरफ होती हैं। ठीक है, इसी वजह से आप बेटे इसको लेबल करते हो कि ये जो सेल बॉडीज की कलेक्शन होती है ये हमारे पास डॉर्सल साइड पे है, इस वजह से हम इसको डॉर्सल रूट गैंग्लियन बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि हमारे पास डॉर्सल साइड कौन सी होती है और वेंट्रल साइड कौन सी होती है। सो डॉर्सल रूट गैंग्लियन, और डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर आपको ये सेल बॉडीज की कलेक्शन नज़र आ रही है। ठीक है, ये सेल बॉडीज की कलेक्शन जो होती है ये हमारे पास गैंग्लियन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर एक चीज़ सुनते जाओ कि अगर ये सेल बॉडीज की कलेक्शन सीएनएस के अंदर हो, ये तो सीएनएस के बाहर है ना, अगर सीएनएस के अंदर हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। जैसे देखो हमारे पास बेटे इसमें कुछ आपको ये सेल बॉडीज की कलेक्शन नज़र आती है एंड दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको बना लिया एंड दैट इज बेटे ये कौन सा, मोटर न्यूरॉन आ गया। इसको भी जस्टिफाई कर लो, ये हमारे पास आ गया मोटर न्यूरॉन। एक सेंसरी न्यूरॉन है, एक हमारे पास मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन हमेशा लोअर एंड पे होगा और सेंसरी न्यूरॉन हमेशा बेटे ये डॉर्सल साइड पे होगा। याद रखना, सेंसरी न्यूरॉन हमेशा डॉर्सल साइड पे होगा, मोटर न्यूरॉन हमेशा वेंट्रल साइड पे होगा। और यही जो दोनों आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे ये दोनों मिलेंगे तो इन दोनों के मिलने से आपको बेटे यहाँ पर नर्व बनती हुई दिखाई देती है। उस नर्व को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड नर्व। इसको मिक्स्ड बोलने की वजह ये है कि इसके अंदर बेटे आपके पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों की एक्सटेंशन ही नज़र आती है। ठीक है,
तो ये बात याद रखना, ये हमारे पास इस तरह से मौजूद होते हैं। हाँ, इसके दरमियान में अगर आप लोग देखोगे तो इसके दरमियान में बेटे हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स नज़र आते हैं जो कि इंटर न्यूरॉन्स की कैटेगरी है। चलो ये देखो, ये जो सेल बॉडीज की कलेक्शन होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, दैट इज न्यूक्लियाई। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियाई कहलाते हैं। अब ये जो आपके पास स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्ड होता है ये किस तरह से ट्रेवल करता है, ये देखो, ये हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ना बेटे, ये मैसेज रिसीव करता है फ्रॉम रिसेप्टर्स। ठीक है, और ये जो मोटर न्यूरॉन होता है ये आपके पास मैसेज लेकर जाता है सॉरी, ये बेटे हमारे पास मैसेज लेकर जाता है इफेक्टर के पास। तो रिसेप्टर्स हैं और इफेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आपने ये बताना है कि जब भी आपके पास मैसेज जो है बेटा ये रिसेप्टर से जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, सॉरी बेटे तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, इस वजह से शायद आपको ये महसूस हो। ठीक है जी, ये बेटे हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, और ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाता है ये इस तरह से आपके पास, और फिर मोटर न्यूरॉन से रिस्पॉन्ड जो है ये आपके पास ट्रेवल करेगा टूवर्ड किसकी तरफ, इफेक्टर्स की तरफ। तो रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स जो हैं ये हमारे पास बेटे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह से आपके पास ना ये आर्क बन जाती है। अगर आप देखो हमारे पास ना ये आर्क की तरह से है, ये इस तरह से आर्क की तरह से रिसेप्टर से ये बात शुरू हुई इफेक्टर्स तक जा रही है, और ये जो आर्क है इसी आर्क को हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क है। रिफ्लेक्स आर्क को ना इसका स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आर्क आ जाती है। फिर एक और चीज़ जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो रिफ्लेक्स एक्शन के ना हिस्से पूछ लेता है, कंपोनेंट्स पूछ लेता है कि बताओ भाई इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बेटे कंपोनेंट्स आपने बताने हैं, बहुत इजी सा है, इसमें क्वेश्चन भी आता है, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा, बहुत इजी है। एक है पहले, सबसे पहले रिसेप्टर। रिसेप्टर बेटे इस मैसेज को रिसीव करेगा, रिसेप्टर से मैसेज सीएनएस की तरफ जाएगा वाया सेंसरी न्यूरॉन। तो बेटे सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को लेकर जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन से फिर सम टाइम मैसेज जो है इंटर न्यूरॉन तक जाता है। ठीक है, इंटर न्यूरॉन कहाँ पे है, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहाँ से मैसेज आएगा मोटर न्यूरॉन की तरफ, और मोटर न्यूरॉन से फिर बेटे हमारे पास मैसेज मूव करता है टूवर्ड्स इफेक्टर्स। इफेक्टर्स में आपके पास या तो ग्लैंड्स होते हैं या बेटे मसल्स होते हैं, ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंपोनेंट्स कितने हुए, यू कैन इजीली आंसर के कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं 5। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, ये बहुत सिंपल सा था हमारे पास रिफ्लेक्सेस, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर को हम लोगों ने देखा। अच्छा, अब बेटे कुछ और चीज़ें जो कि पीएमसी का अगर आप सिलेबस देखो तो उसने मेंशन किया हुआ है कि आपने इसकी क्लासिफिकेशन बतानी है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस जो हैं इसको हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हो सकती है। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि इनबॉर्न होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं बेटे जिनको एक्वायर्ड बोलते हैं। तो ये देखो हमारे पास बेटे रिफ्लेक्सेस आगे एक हैं जी, हम यहाँ पे कह लेते हैं इनेट होते हैं, बाय बर्थ। ठीक है, इसकी जगह पे सम टाइम बाय बर्थ की टर्म भी यूज़ करता है, बिल्कुल ठीक है। या हमारे पास हो सकते हैं बेटे एक्वायर्ड, तो एक्वायर्ड को यहाँ पर लिख लेता है। एक्वायर्ड वो हैं जो कि आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही होती है ना। चलो, इसमें इस जो रिफ्लेक्सेस हैं इनको हम लोग नाम क्या देते हैं, बहुत सिंपल सा है। ये जो इनबॉर्न या बाय बर्थ आपके पास होते हैं इनको बेटे हम लोग अनकंडीशनड रिफ्लेक्स बोलते हैं। दे आर रेफर टू एज अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, यहाँ हमारे पास कौन से रिफ्लेक्सेस हैं, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस हैं।
और ये जो एक्वायर्ड होते हैं ये हमेशा कंडीशनल होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल रिफ्लेक्स टाइप 1, कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशनड होंगे। चलो, फिर हमारे पास बेटे इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो कि जो आपके पास इनेट या बाय बर्थ होते हैं इसमें लर्निंग रिक्वायर नहीं होती, ठीक है, नो लर्निंग रिक्वायर्ड। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल अगर आप लोग देखो तो इसकी एग्जाम्पल कौन सी हो सकती है, बताओ ज़रा, थोड़ा सा गौर करो। तो इन बोन जो होते हैं इसमें आप लोगों ने कभी भी बच्चे को देखा हो तो बच्चा जो है वो सकलिंग ऑफ मिल्क करता है, ठीक है। ये जो सकलिंग ऑफ मिल्क है, जब भी उसको भूख लगेगी या मेमोरी ग्लैंड उसके करीब आएगा तो ये उसकी सकलिंग स्टार्ट कर देगा। ये हमारे पास है अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। कंडीशनड रिफ्लेक्स क्या होते हैं, ये बेटे आपको देखो जैसे कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 था वो पैवलॉव वाले एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने किए थे, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास डॉग के अंदर सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। सलाइवेशन, जैसे आप अपनी बॉडी को भी देखो तो आपको जब तक कोई टेस्ट नहीं आता ना तो आप बेटे जैसे ही सपोज बिरयानी है तो बिरयानी का सोच के आपकी ओरल कैविटी के अंदर जो है ना वो सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। सो वी कैन से दैट कि ये कंडीशन रिफ्लेक्स जो होते हैं इसमें लर्निंग रिक्वायर्ड होती है। इसमें बेटे हमारे पास लर्निंग रिक्वायर्ड होती है। सो दैट इज़ द रिफ्लेक्स जो कि हमारे पास इसमें डील किया जाता है। चलो जी, इसके अलावा कुछ हमारे पास स्ट्रक्चरल रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स को इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा लिख लेंगे कि ये जो स्ट्रक्चरल हमारे पास होते हैं, स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट जिसमें होती है, इसमें ज़्यादातर ब्रेन के हिस्से शामिल होते हैं। जैसे देखो आप लोग सेरिब्रल की बात करते हो तो सेरिब्रम इन्वॉल्व होती है, जैसे आई रिफ्लेक्सेस हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है, या हमारे पास मिड ब्रेन आ जाता है, मिड ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है। मिड ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इसका। फिर बेटे स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड तो मैक्सिमम रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है ना, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो ब्रेन या सीएनएस के अंदर आप लोग कह सकते हो। और इसमें सेरिब्रम के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी दैट इज़ आई रिफ्लेक्स। तो ये आई रिफ्लेक्स जो होते हैं ये बेटे आपके स्ट्रक्चरल रिफ्लेक्सेस के अंदर आते हैं, इसमें स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो ये बात बेटे आप लोगों ने याद रखनी है। चलो, ये बेटे इसमें स्ट्रक्चरल के अलावा और भी 2-3 कैटेगरीज होती हैं। जैसे आपकी पीएमसी कहती है कि मोनोसाइनेप्टिक रिस्पांस बताने हैं, तो इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं नंबर ऑफ साइनेप्सिस की बेस के ऊपर। तो नंबर ऑफ साइनेप्स जो होता है बेटा या साइनेप्सिस की बेस के ऊपर जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हो तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं एक मोनोसाइनेप्टिक, ठीक है, ये टर्म आपको अपने सिलेबस के अंदर लिखी हुई नज़र आएगी। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, या बेटे हमारे पास होते हैं पॉलीसाइनेप्टिक, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इसको हम ज़रा ऊपर देख कर चलेंगे कि मोनोसाइनेप्टिक क्या होते हैं और आपके पास पॉलीसाइनेप्टिक क्या होते हैं। देखो, अगर ये सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लिया, मैसेज लेने के बाद डायरेक्टली इसने मोटर न्यूरॉन को दे दिया, यानी इंटर न्यूरॉन इसमें से निकल गए, तब हम इसको बोलते हैं बेटा कि ये मोनोसाइनेप्टिक है, ठीक है। तो मोनोसाइनेप्टिक क्या होते हैं, दैट इज आप ये कह सकते हो विदाउट इंटर न्यूरॉन, विदाउट इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन के अलावा ये इसमें हमारे पास आ जाते हैं। जबकि पॉलीसाइनेप्टिक के अंदर इंटर न्यूरॉन शामिल होते हैं, ठीक है। तो उसमें देखो ना एक से ज़्यादा साइनैप्स बन जाएंगे। तो मोनोसाइनेप्टिक रिस्पॉन्सेस के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास एक तो पैटिला रिस्पॉन्स आ जाता है, या आप इसको कहते हो कि स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, देयर आर स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इसी को ही हम लोग प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं। कभी आप लोगों ने देखा हो कि पाँव के ऊपर ना वो पेंसिल लगाते हैं तो उससे भी रिस्पॉन्स जो आता है वो आपके पास मोनोसाइनेप्टिक होता है, ठीक है, या आपके पैटिला के ऊपर, नी कैप के ऊपर हिट करता है तो उससे भी जो रिस्पॉन्स आता है वो भी हमारे पास क्या बेटा, वो भी आपके पास मोनोसाइनेप्टिक होता है, ठीक है। फिर फंक्शनल की तरफ चलते हैं, या फिजियोलॉजिकल भी हम इसको बोल रहे होते हैं। तो फंक्शनल
या फिजियोलॉजिकल, जो कि नॉर्मल फंक्शन इसमें शामिल होते हैं। ये कौन कौन सा होता है? इसमें तो सिंपल बेटे आपके मसल्स आ जाते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है फ्लेक्सर्स मसल्स होते हैं या एक्सटेंसर्स होते हैं, इनकी एक्टिविटी होती है, ठीक है। फ्लेक्सर्स या एक्सटेंसर्स की एक्टिविटी होती है, और जब भी ये आपके पास रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे ना, तो इसमें बेटे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने फ्लेक्शन ऑफ एल्बो डील किया होगा, ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाती है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, ठीक है। इसमें देखो ना आपके पास रिफ्लेक्सेस और ये जो हमारे पास फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स मसल्स, ये सारे के सारे आ जाते हैं। फिर बेटे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक आ जाते हैं। सोमैटिक बहुत सिंपल सा है कि आपके पास कंट्रोल में, और ऑटोनॉमिक वो होते हैं जो कि आप डायरेक्टली उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे स्वेलोइंग है, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स या आपके पास किस में आ जाता है, दैट इज ऑटोनॉमिक, ठीक है। कफिंग भी ऑटोनॉमिक है। तो ये बेटे हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ हम किसकी बात कर रहे हैं, सोमैटिक की या ऑटोनॉमिक की। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो इसकी सोमैटिक और ऑटोनॉमिक की क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें बेटे आपके पास इसमें मौजूद क्या होता है, नर्व्स कौन कौन सी शामिल हैं। अगर तो सोमैटिक नर्व्स शामिल होती हैं तो ये आपके पास सोमैटिक रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, लेकिन अगर एएनएस शामिल है तो ये आपके पास इसमें मौजूद होता है। इसकी एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो कि जो सोमैटिक होते हैं इसमें आपके स्केलेटल मसल्स जो हैं वो शामिल होते हैं, स्केलेटल मसल्स। और जब भी आप लोग एएनएस की बात करते हो तो इसमें बेटे हमारे पास शामिल होती हैं स्वेलोइंग आ जाती है, कफिंग आ जाती है, स्नीजिंग आ जाती है, ठीक है। ये सारी की सारी बेटे चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं जो कि सोमैटिक या ऑटोनॉमिक की कैटेगरी के अंदर रख रहे होते हो, ठीक है। ये बेटे कुछ चीज़ें आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी। ठीक है जी। ये बेटे हमारे पास सोमैटिक, फंक्शनल, नंबर ऑफ साइनेप्सेस, स्ट्रक्चरल, एक्वायर्ड, इनेट, बाय बर्थ, ये क्लासिफिकेशन याद रखना। और ये हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस और रिफ्लेक्सेस को हम लोग डील कर रहे होता, ठीक है। वॉमिटिंग भी बेटे इसी में ही आ जाता है। चलो जी, ये था हमारे पास रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस के बाद हम लोग बेटे आगे चलते हैं नर्व इम्पल्स की तरफ। नर्व इम्पल्स क्या होती है? बहुत सिंपल है। अगर हम लोग नर्व इम्पल्स को डिफाइन करना शुरू कर दें तो ये जो हमारे पास नर्व इम्पल्स होती है बेटा, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज, ठीक है। ये नर्व इम्पल्स है, ये हमारे पास किस तरह से डिफाइन किया जाता है? सिंपली आप इसको डिफाइन करते हो, दैट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल चेंज। अच्छा, इसमें ना शुरू में ही आपके पास ये बेटे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है क्या यही चेंज है? ठीक है, इस पे याद रखना है। इसकी जगह पे सम टाइम इलेक्ट्रो मैकेनिकल लिख देता है, वो गलत है। अगर इसकी जगह पे इलेक्ट्रिकल लिखेगा वो भी गलत है। अगर इसकी जगह पे कीमोकेमिकल लिखेगा वो भी गलत है। तो आपने ज़रा स्टेटमेंट को गौर से देखना है कि ये हमारे पास है क्या, दैट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। और बेटे ये आपके पास हमेशा जब भी नर्व इम्पल्स को आप डील करोगे तो आपने ये याद रखना है कि ये हमेशा हमारे पास यूनी डायरेक्शनल होती है, दैट इज़ ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। या बेटे हम इसको बोल रहे होते हैं कि ये इरिवर्सिबल होती है। ओके, तो ये बेटे वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज हमारे पास आ जाती है। डन। चलो, ये इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इसमें बेटे आप लोगों ने ना पोटेंशियल्स को डील करना है, ठीक है, कि पोटेंशियल कौन कौन से होते हैं, किस तरह से आप इसको डील कर रहे होते हो। तो दो तरह के पोटेंशियल आप लोग देखते हो। एक इसमें आ जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, और दूसरा इसमें आ जाता है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एपी या एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब होती है जब ये रेस्ट कंडीशन पे है, कोई भी नर्व इम्पल्स ट्रेवल नहीं कर रही। एक्शन पोटेंशियल तब होता है जब बेटे नर्व इम्पल्स जो है ये हमारे पास ट्रेवल कर रही है।
ठीक है। तो जब भी आपके पास नर्व इम्पल्स ट्रेवल करेगी, स्टिमुलस जो है वो इस पे एक्शन करेगा, तभी आप इसको एक्शन पोटेंशियल के तौर पर ले रहे होते हो। अच्छा, ये मुनीषा पूछ रही है मोनो 2 न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, इंटर न्यूरॉन नहीं, पोली में 3। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटे आप। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि न्यूरॉन हमारे पास जो होता है बेटा, कि ये जो न्यूरॉन है, मैंने शुरू में भी बताया था कि न्यूरॉन आपके पास एक ऐसा सेल है जिसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो नॉर्मली पोलराइज्ड होती है। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, चलो न्यूरॉन बनाते हैं। सपोज ये हमारे पास ये न्यूरॉन की एक लेयर बनाते हैं। ठीक है जी, सपोज ये हमारे पास बेटे एक न्यूरॉन का सेल है और इसमें हम लोग डील कर रहे हैं इसके एक्सॉन को। ठीक है, तो एक्सॉन जब भी डील करेंगे तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, एक्सोलीमा ना। तो फ़र्ज़ करो हम लोग इसको मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास होती है न्यूरोलीमा, यानी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। ये नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये हमारे पास एक्सोलीमा होती है, यानी एक्सॉन की मेम्ब्रेन। दोनों बातें ही ठीक हैं बेटा। ठीक है, फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म की एक टर्म यूज़ की जाती है। अगर एक्सॉन को डील कर रहे हो तो इसकी जगह पे समटाइम एक्सोप्लाज्म की टर्म भी यूज़ कर सकता है, तो वो भी बेटे हमारे पास ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि न्यूरोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म की टर्म इसके लिए यूज़ कर सकता है। अच्छा, हमारे पास ये सवाल आता है कि ये जो न्यूरोलीमा होती है, न्यूरोलीमा ये इम्परमिएबल होती है। ठीक है, इसमें ये बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि न्यूरोलीमा जो है दैट इज़ इम्परमिएबल टू ऑल आइंस। ये बेटे हमारे पास इम्परमिएबल है टू ऑल आइंस, तमाम आइंस के लिए। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पोटाशियम आइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास बेटे अलाउ कर रही है पोटाशियम आइन को कि पोटाशियम आइन इसमें से गुजर सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपने इसके बना लेने हैं कुछ गेट्स। चलो फर्ज करो हम ये कहते हैं कि हमारे पास भाई ये कम होता है। इसमें ये कहा जाता है कि सोडियम जो होता है ना बेटा, दैट इज़ 10 टाइम्स ग्रेटर आउटसाइड एज कंपेयर टू इनसाइड। ठीक है, ये बात याद रखना। इसमें ये वैल्यू हमारे पास, ये पंजाब के अंदर वैल्यू है। ठीक है, और ऑलमोस्ट सब के अंदर ये वैल्यू सही कंसीडर की जाती है। और इसमें आप ये भी कह सकते हो कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन होता है, सेल के बाहर पाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बेटे इसमें पोटाशियम की बात करें तो सपोज ये हमारे पास आ गया पोटाशियम, तो याद रखना ये जो पोटाशियम होता है बेटे, पोटाशियम जो होता है ना ये इनर साइड पे ज़्यादा होता है। ठीक है, पोटाशियम जो है इनर साइड पे ज़्यादा होता है, आउटर साइड पे कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पोटाशियम जो है ये हमारे पास इंट्रा सेलुलर कैटाइन होता है, दैट इज़ एन इंट्रा सेलुलर कैटाइन। इसमें वैल्यू वेरी करती हैं, कुछ बुक्स के अंदर 30 टाइम्स लिखा जाता है, कुछ के अंदर 20 टाइम्स लिखा जाता है। लेकिन बेटे आपने 30 टाइम्स को सही करना है, दैट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है, बाहर पोटाशियम आइन कम है तो ये क्या है हमारे पास, सोडियम गेट्स, पोटाशियम गेट्स। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर बना सकते हो कि इसमें मौजूद होते हैं पोटाशियम पोर्स। इन पोर्स के थ्रू बेटे ये जो पोटाशियम है ये बड़ा इजीली लीक कर रहा होता है। ठीक है, दैट इज़ लीकिंग आउटसाइड द न्यूरॉन, उसमें बड़ा इजीली लीक करता है। चलो फिर हमारे पास बेटे यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको पंप भी नज़र आते हैं। सो हम ज़रा इस पंप को इस तरह से बना लेते हैं, दैट दिस इज़ द पंप। ठीक है, अब आपको पता है कि पंप जहाँ भी इन्वॉल्व होगा ना, पंप हमेशा बेटे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पंप हमेशा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्लियर, तो ये बात बेटे आप लोगों ने इसके हवाले से याद रखनी है।
अच्छा, अब ये कहा जाता है कि बाहर वाली साइड पे और अंदर वाली साइड पे जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है। अब वो चार्ज डिफरेंट कैसे आता है? एक तो बेटे ये हमारे पास आ गए ना आइंस का डिफरेंस। दूसरा, अगर आप न्यूरोप्लाज्म की बात करो तो न्यूरोप्लाज्म के अंदर बेटे हमारे पास मौजूद होते हैं कुछ नेगेटिव मॉलिक्यूल्स, और उन नेगेटिव मॉलिक्यूल्स के अंदर आप लोग बेटे डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, इन नेगेटिव मॉलिक्यूल्स के अंदर आप लोग ऐड करोगे कि हमारे पास मौजूद होते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अमाइनो एसिड के साथ साथ बेटे आप इस पे ऐड करोगे कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं, वो भी लार्जर साइज़ की होती हैं, उस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, फिर प्रोटीन्स के अलावा आप इसमें ऐड करोगे आरएनए होते हैं, आरएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक को कंप्लीट करने फिर नमाज का जो है ना वो हम लोग ब्रेक करते हैं। तो बेटे ये नेगेटिव और पॉजिटिव आइन को हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये कहा जाता है कि जब भी आपने इसके पोटेंशियल को देखना है तो आप ये कहते हो कि हमारे पास पोटेंशियल जो होता है दैट इज़ समथिंग पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी के बेस के ऊपर काम करने की एबिलिटी क्या होती है उसको डील करते हैं ना। तो ये बात याद रखना, हमारे पास बेटे ये जो बाहर वाली साइड होती है एक्स्ट्रा सेलुलर वाली, इस पर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज होता है, रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज होता है, और अंदर वाली पे रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, रिलेटिवली पॉजिटिव रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड है मतलब अगर आप इस पे इन दोनों के दरमियान वोल्ट मीटर लगा के देखोगे तो आपके पास -70 मिली वोल्ट जो है ये बेटे वैल्यू आती है, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है, और अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ग्राफ बताओ कैसा होगा, तो बहुत सिंपल सा बेटे, जब भी हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं ना तो ये हमारे पास कुछ यूँ है। सपोज़ आप यहाँ पे वैल्यू लिख देते हो -100, -80, -70, ठीक है, -50, 0, +50, +70 की तरफ चलते हो। तो यहाँ पर चूँकि ये बेटे आपके पास किस पे शो कर रहा होता है? -70 पे, इस वजह से आपको एक स्ट्रेट लाइन आती है -70 के ऊपर। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन इज शोइंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये हमारे पास शो करती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी यहाँ पर बेटे चेंज कोई नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये बेटे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। अगर चेंज कोई नहीं ना हो रहा तो ये आपके पास सीधी तरह से इसी तरह से चलती रहेगी। और ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि जब भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है? -70 मिली वोल्ट आ रही होती है, दैट इज़ -70 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास इसमें -70 मिली वोल्ट आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डील कर सकते हो। अब इसी के साथ आपके पास एक्शन पोटेंशियल करवाना है। एक्शन पोटेंशियल कैसे होगा? एक्शन पोटेंशियल होता है जब भी आपके पास बेटे ये सोडियम गेट्स खुलते हैं। सपोज़ आपकी बॉडी को किसी ने टच किया है, जैसे ही आपकी बॉडी के ऊपर टच किया तो अगर वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ज़्यादा है तो ये सोडियम गेट्स खुल जाएंगे। अगर सोडियम गेट्स खुलेंगे तो ये सोडियम बेटे अंदर की तरफ मूव करेगा। ये बात याद रखना, सोडियम विल मूव इनर साइड। अगर सोडियम अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो बाहर पे पॉजिटिव चार्ज आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। तो बेटे आप जब भी इसके ग्राफ को देखते हो ना तो इसके ग्राफ में आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं, दैट इज़ अ ग्राफ। ठीक है, और इस पे वैल्यू लिखते हैं -100, सपोज -70 यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे +50 लिख लेते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, अब आपके पास बेटे जब -70 पे चल रहा था तो दैट इज़ शोइंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे ही ये हमारे पास सोडियम गेट्स ओपन हुए, सोडियम अंदर जाएगा, तो सोडियम के अंदर जाने से बेटे क्या होगा? सोडियम के अंदर जाने से ये आपके पास डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देयर विल बी डीपोलराइजेशन। तो ये बात याद रखना, यहाँ पर बेटे डीपोलराइजेशन होगी।
और डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? डीपोलराइजेशन को हम शो करते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन जब भी इनफ्लक्स होगा आपके पास डीपोलराइजेशन होगी। यहाँ पर एक और सवाल बनता है, क्या ये आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है कि पैसिव होती है? तो आपने बताना है कि चूंकि इसमें गेट्स ओपन हुए हैं तो ये हमारे पास पैसिव होती है। ठीक है, थिंकिंग को बेटे वसीम बेगरानी हम बाद में डील करते हैं, और आपकी थॉट्स जो होते हैं, आपका ब्रेन जो होता है वो बहुत सारे स्टिमुलस को या नर्व इम्पल्सेस को जनरेट कर सकता है। डिप्रेशन भी इसी वजह से आता है। चलें जी, आगे चलते हैं बेटा। हमारे पास ये होगी डीपोलराइजेशन, और जैसे ही डीपोलराइजेशन होती है हम इसको डील करते हैं। सपोज ये बाहर आपके पास कौन सा चार्ज था? दैट वाज पॉजिटिव। अब ये चेंज हो गया, बाहर अब चार्ज आ गया नेगेटिव, अंदर चार्ज आ गया पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अंदर की तरफ ये सोडियम आयन जो हैं ये ज़्यादा हो गए। अब जैसे ही सोडियम अंदर ज़्यादा होगा तो आपके पास बेटे ये पोटाशियम गेट्स खुलेंगे। पोटाशियम जो है ये हमारे पास एक्टिवली पैसिवली बाहर जाना शुरू कर देगा। पोटाशियम का बाहर जाना इसको आप शो करते हो विद रेफरेंस टू दिस। ठीक है, इसको कहा जाता है रीपोलराइजेशन। ये बेटे हमारे पास कहलाता है रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन क्या कहलाएगी? दैट विल बी आउटफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। ये हमारे पास पोटाशियम आयन का आउटफ्लक्स है। ये भी एक्टिव है कि पैसिव है? ये भी बेटे हमारे पास पैसिव होती है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये भी हमारे पास पैसिव होती है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब ये जो पोटाशियम आयन होता है ना, ये रुकता नहीं है, ये नीचे जाता जाता है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूरोलीमा जो होती है ना, दैट इज परमिएबल टू पोटाशियम आयन। ठीक है, तो ये बेटे जैसे ही आपके पास जाती है ये हमारे पास बेटे हाइपर पोलराइजेशन कॉज करती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? हाइपर पोलराइजेशन। ये बात याद रखना, ये बेटे हाइपर पोलराइजेशन को शो कर रहा है। हाइपर पोलराइजेशन से क्या मुराद है कि आपके पास बेटे ये ज़रूरत से ज़्यादा बाहर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, जब बाहर पोटाशियम आयन ज़्यादा हो जाएगा, पोटाशियम आयन के बाहर ज़्यादा होने की वजह से आपके पास बेटे बाहर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन होगा क्या? ये बेटे आपके पास ऑपोजिट है, तो इस ऑपोजिट को रिकवर करने के लिए यहाँ पे पोटाशियम पंप एक्शन करेंगे। पोटाशियम पंप के एक्शन से क्या होगा? 3 बेटे सोडियम आयन जो हैं ये हमारे पास बाहर मूव करेंगे। 3 सोडियम आयन बेटे बाहर मूव करेंगे, और 2 पोटाशियम आयन बेटे हमारे पास इनर साइड पे मूव कर रहे होंगे। ठीक है, 3 सोडियम आयन बाहर मूव करेंगे, 2 पोटाशियम आयन अंदर मूव कर रहे होंगे। और आपको ये पता है कि यहाँ पर अगर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो देयर विल बी एटीपी यूटिलाइजेशन। ठीक है, एटीपी यूज्ड होंगे बेटे यहाँ पर, और जब भी एटीपी यूज्ड होंगे इसका मतलब ये है कि आपके पास मूवमेंट हो रही है। अच्छा, ये जब बेटे आपके पास मूव करेगा तो आप होगा क्या? ये वापस ये रेस्टिंग की तरफ लेकर आएगा। इस स्टेट को, ये वाली जो स्टेट होती है, इसको बोलते हैं हम लोग रिकवरी फेज। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना। ये जो हमारे पास होती है इसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी फेज। दैट इज रेफर टू एज रिकवरी फेज। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकवरी फेज के अंदर हमारे पास भाई कौन कौन सी मूवमेंट होती है? तो आप बताओगे कि हमारे पास बेटे मूवमेंट होती है सोडियम आयन की, पोटाशियम आयन की। ठीक है, इसमें सोडियम आयन, इसमें पोटाशियम आयन जो है वो मूव करते हैं। क्या ये एक्टिवली मूव कर रहे होते हैं? बिल्कुल एक्टिवली मूव कर रहे होते हैं। बाहर कौन सा जाता है? सोडियम आयन। अंदर कौन सा आता है? पोटाशियम आयन। ठीक है, इसमें एक वैल्यू भी लिखी जाती है कि हमारे पास ये जो रिकवरी फेज होती है ना, दैट इज कंप्लीटेड अबाउट 4 मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास बेटे 4 मिली सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट होती है।
क्लियर? ये बात याद रखना, 4 मिली सेकेंड्स के अंदर ये कंप्लीट होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बेटे ये वैल्यू जो है वो आपके पास बड़ी इजीली इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, रिकवरी फेज, ठीक है, और आपके पास दोबारा से ये एक्टिव हो जाएगा किसके लिए? नेक्स्ट नर्व इम्पल्स के लिए। ठीक है जी, तो इसमें बेटे आप लोगों ने ये याद रखना। अब आते हैं इसके सवालों की तरफ। इसमें बेटे क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप लोग ये कहते हो कि 1 सोडियम आयन जो है, सपोज हम लोग ये कहते हैं कि 1 सोडियम आयन जो है दैट इज़ इक्वल टू +1 मिली वोल्ट, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास ये इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा बढ़ा कि ये -70 मिली वोल्ट से ये मूव करके आ गया +70 मिली वोल्ट पे। तो मुझे ये बताओ सोडियम आयन कितने अंदर जाएंगे? बताओ सोडियम आयन कितने अंदर जाएंगे अगर 1 सोडियम आयन इज इक्वल टू +1 मिली वोल्ट है तो? बताओ बेटे। मैमूना कह रही है 70। बताओ भाई। बिल्कुल, अमल मलिक और इरफान कुरैशी, फ़ाहद हुसैन और वसीम बागरानी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास 140 के करीब अंदर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि -70 से +70 पे जा रहे हो तो आपके पास +140 आ रहा है ना, ठीक है। तो जब भी +140 आएगा तो सॉरी, जब भी 140 है तो डेफिनेटली उतने ही जाएंगे जितने इसके अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात बेटे आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी, हो जाएगा। चलो इसी तरह से ये इसको अगर वो कहता है कि जी ये +1 मिली वोल्ट की बजाय +2 है, तो अगर -70 से +70 पे जा रहा है तो ये बेटे हमारे पास 70 ही इसमें मूव कर रहे होंगे, ठीक है जी। चलो अब लास्ट पे चलते हैं हम लोग बेटे इसके फैक्टर्स की तरफ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो देखो बेटे याद रखना, हमारे पास जब भी इन फैक्टर्स को डील करते हैं तो इन फैक्टर्स में आप लोगों ने याद रखना है सबसे पहले तो हम किस वजह से डील कर रहे हैं, ये इस वजह से डील कर रहे हैं कि ये फैक्टर्स जो कि स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स पे इम्पैक्ट रखते हैं, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स पे इम्पैक्ट रखते हैं। तो देखो आप लोगों ने देखना क्या है, जब भी आपके पास ये आएगा ना टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर कम करते हैं, तो आपके पास क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे नर्व इम्पल्स की स्पीड बेटे बढ़ेगी। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नर्व इम्पल्स स्पीड के साथ, ठीक है। इस पे नर्व इम्पल्स की स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही होती है, ठीक है। अब यही चीज़ आप यहाँ पर भी डील कर सकते हो, ये बर्ड्स के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर हम लोग रिलेट करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए वार्म ब्लडेड कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वार्म ब्लडेड और कुछ होते हैं बेटे कोल्ड ब्लडेड, तो ये जो वार्म ब्लडेड होते हैं इनके अंदर नर्व इम्पल्स की स्पीड ज़्यादा होती है, कोल्ड ब्लडेड के अंदर नर्व इम्पल्स की स्पीड कम होती है, इनमें ज़्यादा होगी इनमें कम होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर वैसे बेटे आप लोगों ने याद रखना। फिर हमारे पास है एक्सॉन डायामीटर। एक्सॉन का डायामीटर जो होता है ये भी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने ही बताया था एक्सॉन डायामीटर थ्रू आउट जो है वो कांस्टेंट रह रहा होता, ठीक है। अगर बेटे एक्सॉन डायामीटर हम लोग बढ़ाते हैं तो इसका स्पीड के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? बहुत सिंपल है, ये भी बेटे नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होगी उसको बढ़ा देगा, दैट विल इन्हांस द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके ऊपर। और ये आप देखो जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा ना एक्सॉन का, उसके अंदर आपको ये स्पीड भी ज़्यादा नज़र आएगी। इसकी एक बड़ी आसान सी एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था जाइंट स्क्विड्स।
ठीक है। जाइंट स्क्विड्स जो होते हैं उनके अंदर बेटे ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अच्छे खासे डायमीटर थिक होता है, जिसकी वजह से उसमें नर्व इम्पल्स बड़ी क्विकली मूव कर रही होती है। तीसरा फैक्टर हमारे पास दैट इज बेटे माइलिन शीथ। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था माइलिन शीथ कौन सी होती है। माइलिन शीथ ये आपके पास प्रोटेक्टिव सेल्स की लेयर होती है, ठीक है, जिसमें शवान सेल्स और ओलिगोडेंड्राइट सेल्स डील करते हैं। अगर आप माइलिन शीथ बढ़ाते हो तो उसकी थिकनेस बढ़ती है, तो हमारे पास बेटे स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स जो है ये भी आपके पास बढ़ेगी। ठीक है, नर्व इम्पल्स स्पीड के साथ ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो हम ये कहते हैं कि माइलिनेटेड के अंदर स्पीड ज़्यादा होगी, नॉन माइलिनेटेड के अंदर स्पीड क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक है, चलो नमाज की ब्रेक करते हैं। नर्व इम्पल्स से आगे फिर हम लोग साइनैप्स की तरफ चलेंगे। ये नर्व इम्पल्स, इसमें बेटे रेस्टिंग मेम्ब्रेन और एक्शन पोटेंशियल को हम लोगों ने डील किया, इसके फैक्टर्स को डील किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बेटे आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन तो लाजमी तौर पर आता है। ओके, चलो नमाज की ब्रेक करते हैं 10 मिनट, उसके बाद फिर क्लास कैरी करेंगे।
ओके बेटे, हम लोग स्टार्ट करते हैं नमाज ब्रेक के बाद, दैट इज साइनैप्स। ठीक है जी, साइनैप्स। साइनैप्स के बारे में मुझे बताएं कि आप लोग जानते क्या हैं। व्हाट इज साइनैप्स? साइनैप्स क्या होता है? इज देयर एनी आइडिया कि हमारे पास साइनैप्स क्या होता है? हाँ, चलो जी बेटे, ये हमारे पास है साइनैप्स। और साइनैप्स दैट इज़ द पॉइंट जो कि आप लोगों ने डील करना है कि ये हमारे पास कनेक्शन होता है। ये किस किस के दरमियान कनेक्शन होता है? हम्म, अच्छा जी, अक्सर बच्चे कह रहे हैं दैट इज़ द कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसको ना ज़्यादा प्रिसाइजली करते हैं। दैट इज़ द कनेक्शन बिटवीन टू कंडक्टिंग सेल्स। ठीक है, ये हमारे पास दो कंडक्टिंग सेल्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है, इसको हम लोग बेटे बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों ने यही पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक्सॉन टू डेंड्राइट होता है। लेकिन ये याद रखना कि ये जो आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि ये जो साइनैप्स होता है दैट कैन बी एक्सॉन टू एक्सॉन। ये बेटे हमारे पास एक्सॉन टू डेंड्राइट भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास बेटे एक्सॉन टू सोमा भी हो सकता है। ठीक है, अब एक्सॉन टू सोमा अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये हमारे पास नज़र आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसमें न्यूरॉन का एक्सॉन होता है और मसल की बेटे बॉडी होती है। तो दैट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसमें मसल के अंदर। ठीक है, लेकिन आपके लिए बेटे अगर ये क्वेश्चन आएगा कि साइनैप्स क्या है, तो डेफिनेटली आप लोग यही बताओगे कि ये हमारे पास एक्सॉन और डेंड्राइट के दरमियान बेटे कनेक्शन होता है। सो एक्सॉन और डेंड्राइट के दरमियान कनेक्शन को साइनैप्स कहा जाता है। बेटे ये बात याद रखना कि साइनैप्स जो है ये हमारे पास फर्दर क्लासिफाई होता है। ठीक है, साइनैप्स की हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। कुछ साइनैप्सेस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं केमिकल साइनैप्स, दे आर रेफर टू एज केमिकल साइनैप्स। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग रेफर कर रहे होते हैं एज इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। ठीक है जी, चलो याद रखना ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं इनकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू केमिकल साइनैप्स। ठीक है, क्योंकि केमिकल साइनैप्स के अंदर ना आपको गैप नज़र आता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर गैप नज़र नहीं आता। हम लोग जिसको डिस्कस करेंगे वो बेटे ये केमिकल साइनैप्स ही है। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर हम ये कह रहे होते हैं कि जो केमिकल साइनैप्सेस होते हैं दे आर डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूस साइनैप्सेस होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल जो होते हैं बेटे इनको हम लोग कॉन्टिन्यूस साइनैप्सेस बोलते हैं। दे आर रेफर टू एज कॉन्टिन्यूस साइनैप्सेस। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस साइनैप्सेस बेटे हम लोग इसमें डील कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, इसमें ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास भाई ये होता किस तरह का है। सपोज ये हम लोगों ने बना लिया एक बेटे दैट इज़ एक्सॉन। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं दैट इज़ जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी, एक्सॉन। एक्सॉन के बाद हम यहाँ पर बना लेते हैं कि ये हमारे पास आ गया दैट इज़ बेटे किसी दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। इसको थोड़ा सा हम क्लोज़र करके आते हैं। ठीक है जी, दैट इज़ बेटे डेंड्राइट। ठीक है जी, एक्सॉन है और डेंड्राइट है, ये हमारे पास इसमें कनेक्शन बने। इसमें बेटे आप बहुत सिंपल सा है, इसकी जब क्लासिफिकेशन करते हो तो आपको पता है कि ये हमारे पास कहलाता है प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। दैट इज़ रेफर टू एज प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन मतलब दैट इज़ लाइक दिस।
और ये हमारे पास होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनैप्टिक। क्यों? क्योंकि बेटा ये साइनैप के बाद में है, इस वजह से इसको पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन बोला जाता है। तो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन आ गए। इसके दरमियान में हमारे पास ये टर्म यूज़ होती है, ये जो आपके पास क्लेफ्ट होता है ना बेटे, इसको बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट, दैट इज रेफर टू एज साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, क्लेफ्ट बिल्कुल छोटी सी स्पेस के लिए कहा जाता है, ये साइनैप्टिक क्लेफ्ट होता है। अक्सर तो आपको साइनैप्टिक क्लेफ्ट का साइज जो है ये सम टाइम क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, कितना होता है ये बेटे, 0.2 नैनोमीटर के करीब होता है। ठीक है, फिर देखते हैं, ये जो हमारे पास बेटे प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन होता है ना, ये नर्व इम्पल्स लेकर आता है, यानी इससे नर्व इम्पल्स जो है ये ट्रेवल करती है इस तरह से। ठीक है, और इसने फिर इसने फिर बेटे इस नर्व इम्पल्स को जो है ना वो आगे कैरी करवाना होता है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखना कि नर्व इम्पल्स जो है ये हमारे पास किस तरह से ट्रेवल करती है। अच्छा, आपको प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन के अंदर ना बेटे अच्छे खासे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियास दिखाई देते हैं, दैट देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियास इन इट। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रियास इतने ज़्यादा होने का क्या मतलब है, कि यहाँ पर क्या हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो रही है। सो इफ़ देयर इज़ लार्जर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सो वी आर ऑलरेडी क्लियर कि यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट भी क्या है, ज़्यादा है, और एटीपी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो बेटे आपके पास ये बात याद रखना कि यहाँ पर कुछ वेजिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, इन वेजिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल्स। ये हमारे पास कहलाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर वेजिकल्स। मतलब ये कि इन्होंने बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैरी करने वाले वेजिकल्स हैं, छोटे छोटी बॉडीज़ हैं जो कि इसको कैरी करवाएंगे। ठीक हो गया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल्स बनते कहाँ पर हैं, यहाँ आपके पास सवाल आता है, क्या बताओगे? लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास ना नीजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। तो वो नीजल्स ग्रेन्यूल्स हैं बेटा, ये आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना, इसमें हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी अपरेटस बेटे मौजूद होता है। ठीक हो गया। अब हम ज़रा इसमें ना साइड पे एक इस न्यूरोट्रांसमीटर को तो वेजिकल को तो देख लेते हैं। ये हमारे पास है बेटे न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल and that contains a lot number of neurotransmitters in it, यानी इसमें न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे खासे मौजूद हैं। ठीक है, इसमें क्या मौजूद हैं बेटे, न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये आपके पास फर्दर दो कैटेगरीज के हो सकते हैं। एक बेटे हमारे पास होते हैं जिनको हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एज एक्साइटेटरी। ठीक है जी, ये जो एक्साइटेटरी होते हैं ये नर्व इम्पल्स को तेज़ करवाते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाते हैं बेटा इनहिबिटरी। इनहिबिटरी जो होते हैं ये नर्व इम्पल्स को क्या करवाते हैं बेटा, स्लो डाउन करवाते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि सोडियम गेट्स अगर ओपन होंगे तभी नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। तो ये बात याद रखना कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी होती है ना सोडियम आयन की, यहाँ पर देखो सोडियम आयन परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी आपके पास आ जाती है, या हम ये कहते हैं कि वो किस किस को अलाउ करती है। तो एक्साइटेटरी इस परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं, इनहिबिटरी बेटे इस परमेबिलिटी को कम करते हैं, इसको आसान करते हैं। अगर वो आपसे पूछे कि सोडियम गेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है तो आपने बहुत इजी सा बताना है कि जो एक्साइटेटरी होते हैं ये सोडियम गेट्स को ओपन कर देते हैं, इनहिबिटरी जो होते हैं ये सोडियम गेट्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सोडियम गेट्स ओपन होंगे तभी तो नर्व इम्पल्स ट्रेवल करेगी, अगर सोडियम गेट्स क्लोज हैं तो नर्व इम्पल्स ट्रेवल ही नहीं करेगी। ओके, चलो ये जो एक्साइटेटरी हैं बेटा इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें बेटे हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर आता है सबसे पहले दैट इज एसिटाइलकोलिन।
ये बेटे हमारे पास होता है एसिटाइलकोलिन। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इज़ द ओनली न्यूरोट्रांसमीटर जो कि बेटे आउटसाइड सीएनएस पाया जाता है। ठीक है, फिर आपको कुछ अमाइंस नज़र आते हैं जिनको बायोजेनिक अमाइंस भी लेबल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अमाइंस जो होते हैं बेटा ये भी हमारे पास एक्साइटेटरी में आते हैं। फिर हमारे पास इन्हीं एक्साइटेटरी के अंदर कुछ और कैटेगरीज हैं, जैसे एक है जी हमारे पास एपिनेफ्रीन। ठीक है, एपिनेफ्रीन के साथ एक और कैटेगरी आपको नज़र आती है जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं नॉर एपिनेफ्रीन। एक एपिनेफ्रीन है और एक बेटे नॉर एपिनेफ्रीन होती है। ठीक है, एक और ऐड करो, आप लोगों ने सीरोटोनिन कभी सुना हो तो सीरोटोनिन बेटे इसमें आ जाता है। आप लोगों ने डोपामिन कभी सुना हो तो डोपामिन भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, लेकिन डोपामिन को एक्साइटेटरी इनहिबिटरी दोनों के अंदर रखते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये जो एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन होते हैं ये दोनों बेटे हमारे पास हार्ट रेट के ऊपर बड़ा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट रखते हैं। इनको हम लोग कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं और ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। जबकि ये जो सीरोटोनिन और डोपामिन होते हैं ये आपकी स्लीप को कंट्रोल करते हैं, ये बेटे आपके मूड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो स्लीप और मूड जो है ये आपके पास बेटे कंट्रोल करना इन्हीं का काम होता है। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। और बेटे बिल्कुल राजा मोहम्मद हसी बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लेयर को भी यही कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेटे हमारे पास आ जाता है गाबा। गाबा मीन्स गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, इसी गाबा के साथ हमारे पास एक टर्म यूज होती है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है ना, तो ये बेटे इनहिबिटरी की कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर हमारे पास एंडोर्फिन्स यूज होते हैं। एंडोर्फिन्स लोकल बेटे हार्मोन्स भी कहलाते हैं। ठीक है, ये ब्रेन के अंदर नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं और पेन को कम कर रहे होते हैं। ठीक है, एंडोर्फिन्स। फिर इसी तरह से आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन को भी कह सकते हैं, लेकिन उसको बाद में डील करते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरीज के अंदर रख रहे होते हो। ठीक है जी, एक है हमारे पास एक्साइटेटरी, दूसरा है बेटे हमारे पास इनहिबिटरी। चलो देखते हैं कि ये जो हमारे पास नर्व इम्पल्स है ये किस तरह से ट्रेवल करेगी। सबसे पहले देखो हमारे पास ना ये एक्शन पोटेंशियल जो है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट एक्सॉन टर्मिनल। ये बेटे एक्सॉन के टर्मिनल के ऊपर सबसे पहले आया। जैसे ये आएगा तो आपके पास होगा क्या, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर बेटे याद रखना, देयर आर सम स्पेशल चैनल्स अराउंड इट। इसकी साइडों पे बेटे हमारे पास चैनल्स होते हैं। इन चैनल्स को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम चैनल्स या वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, सो हम इनको लिख देते हैं दैट इज कैल्शियम चैनल्स या वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इस पे अराइव करता है तो बेटे ये जो आपके पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होंगे ये ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने के बाद ये जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन बेटे ये एंटर करेगा किस में, इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। जैसे ये बेटे अंदर की तरफ जाएगा तो ये सिग्नल देगा इन न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स को कि भाई मूव करो इस मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो ये बेटे मूव करेंगे इस मेम्ब्रेन की तरफ और आपके पास इनिशिएट होगी एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए बेटे यहाँ पर एटीपी जो है वो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो कि एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है बेसिकली। ये देखो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक होती है ना बेटे, इस पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर हमें नजर आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स बेटे हमारे पास साइनेप्टिक गटर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आगे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। ठीक है, ये बेटे हमारे पास हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, या हम इनको गटर्स भी बोल रहे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर गटर की टर्म जो है बेटा वो भी इसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है,
चलो अब ज़रा इसको ना बड़ा करके देखते हैं कि आपके पास होता क्या है। देखो फर्ज कर लो हम ये कहते हैं कि जी ये हमारे पास आ गया, दैट इज़ बेटे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये बेटे इसकी हमारे पास आ गई बॉडी, ये हमारे पास आ गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड दैट इज इट्स बॉडी। ठीक है, आपके पास जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर मूव करता है तो ये मूव करेंगे टूवर्ड्स दिस सोमा, ठीक है, सॉरी न्यूरोलीमा। यहाँ पर जाके बेटा ये हमारे पास रिजाइड करेंगे और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होंगे उनको रिलीज करेंगे। आपको पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर नज़र आ रहे हैं रिसेप्टर्स, देयर आर रिसेप्टर्स। ठीक है, अगर तो बेटे ये हमारे पास ये न्यूरोट्रांसमीटर आके इस रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं और इसकी साइडों पे मौजूद हमारे पास फ़र्ज़ कर लो ये सोडियम गेट्स हैं। ठीक है, अगर ये इसके साथ आके अटैच होता है सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम अंदर जाएगा, नर्व इम्पल्स बेटे इस पे ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये एक्साइटेटरी का काम होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास यहाँ पे हम ये कहते हैं सोडियम गेट्स हैं, ठीक है, देयर आर सोडियम गेट्स और नर्व इम्पल्स, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आया, इसने सोडियम गेट्स को क्लोज ही रखा, सोडियम गेट्स क्लोज्ड। अगर ये बेटे क्लोज्ड ही रहते हैं तो आपके पास नर्व इम्पल्स ट्रेवल ही नहीं करेगी, देयर विल बी नो नर्व इम्पल्स, ये आगे ट्रेवल ही नहीं करेगी। यही तो काम होता है बेटे साइनैप्स का, कि साइनैप्स क्या करता है आपके पास बेटे इसको मूव करवा रहा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और काम होता है, जैसे ही आपके पास ये न्यूरोट्रांसमीटर का और इसका कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो इस कॉम्बिनेशन को दोबारा से यूजेबल करना ये भी यहाँ पर मौजूद एंजाइम्स का काम होता है। जैसे देखो हम लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो अगर हमारे पास एसीटाइल कोलिन अटैच होता है, यहाँ पर क्या अटैच होता है, एसीटाइल कोलिन, ACH बोलते हैं। एसीटाइल कोलिन को तोड़ने के लिए यहाँ पर एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एसीटाइल कोलिनेस्टीरेज। याद रखना, एसीटाइल कोलिनेस्टीरेज ये बेटे इम्पॉर्टेंट है, जो कि एसीटाइल कोलिन को तोड़ेगा और उसी से बेटे एसीटाइल वाला पोर्शन सेपरेट, कोलिन जो कि नाइट्रोजनस बेस है उसको सेपरेट कर देगा। ठीक है, ये कोलिन वही है जो कि आप लोगों ने पढ़ी थी उसमें फॉस्फोलिपिड्स के अंदर। दूसरा बेटे यहाँ पर अगर एड्रीनालिन सिक्रीट होती है, एड्रीनालिन आके या एसिटाइल कोलिन वो क्या नाम है उसका, एपिनेफ्रीन आके अटैच होती है, तो इसको ब्रेक करने के लिए बेटे हमारे पास यहाँ पर एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसको मोनोअमाइन क्यों बोला है, ये आपने मुझे याद करवाना है कि ये हम ना अमाइनो एसिड वाले चैप्टर के उसमें एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ओके हो गया बेटा, तो ये हमारे पास इसमें इसको ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दैट इज समथिंग जो कि बेटे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके पास आते हैं इसी साइनैप्स में, केमिकल साइनैप्स हम लोग पढ़ रहे थे, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनैप्टिक, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें किस तरह से इम्पल्स ट्रांसफ़र करती है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब लास्ट पे जाते जाते आप इलेक्ट्रिकल साइनैप्स को भी देख लो। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स क्या होता है बेटे, ये जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होता है ना, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के अंदर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नज़र आता है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नज़र आता है। देखो सपोज ये हमारे पास है प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, एंड देयर इज पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। तो प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक के दौरान बेटे यहाँ पर हमारे पास ये कनेक्शन नज़र आता है, इसी कनेक्शन की बेस के ऊपर बेटे आपको पता चलता है कि ये आगे इम्पल्स ट्रेवल करती है। ठीक है, कैसे, ये देखो यहाँ पर इसके दरमियान ये टूटेगा कनेक्शन और डायरेक्टली साइटोप्लाज्म जो है ये इनके दरमियान बेटे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इस वजह से हम इनको साइटोप्लाज्मिक
साइनेप्सिस भी बोलते हैं, बिकॉज नर्व इम्पल्स जब यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो ट्रेवल करने के बाद डायरेक्टली बेटे इसमें ट्रेवल करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं रैपिड रिस्पॉन्स या कॉन्टिन्यूस साइनेप्स, हम लोगों ने पढ़ा। ये कॉन्टिन्यूस साइनेप्स आपको कहाँ पर नज़र आते हैं? दो बेटे ऑर्गन्स हैं हमारे पास जहाँ पर कॉन्टिन्यूस साइनेप्स नज़र आते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपको हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम नज़र आता है, ठीक है, उसमें ऐसे नोड, एवी नोड, वो कॉन्टिन्यूस साइनेप्स के थ्रू। दूसरा बेटे ब्रेन के अंदर कंडक्शन जो है वो भी कॉन्टिन्यूस साइनेप्स के थ्रू होती है, बिकॉज ये रैपिड है, ठीक है, स्लो नहीं होती। इस वजह से आप लोगों ने बेटे इसके साथ याद रखना है कि ये हमारे पास रैपिड रिस्पॉन्स जो है वो शो कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स बेटे ये हम लोग इसमें डील कर रहे होते हैं। हो जाएगा? चलो, ये बेटे आज का हमारा काम है। आज की क्लास को हम आज की क्लास को बेटे हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और बाकी हमारे पास रह गया ब्रेन, ठीक है, उसमें डिविजन्स हमारे पास रह गई हैं और बाकी चीज़ों को डील करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चंस डील कर लेते हैं। जुमर सुबहानी, क्या क्वेश्चन है भाई आपका? रोहमा का क्वेश्चन है, सर आई हैव अ क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम आर प्रेजेंट इन एक्सॉन डेंड्राइट सेल बॉडी, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम अगर बात करेंगे तो बेटा ये सेल बॉडी में तो होते ही होते हैं, डेंड्राइट में नहीं होते, एक्सॉन में भी कुछ हद तक आपको नज़र आते हैं। तो इन तीनों में से जो आपके पास सूटेबल, मोस्ट सूटेबल आंसर है वो सेल बॉडी है। सेंसरी हफ्सा हुदा पूछ रही हैं, सर आपने स्टार्ट में बताया कि सेंसरी न्यूरॉन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और एक टाइप आपने बताई जिसमें डेंड्रॉन का नंबर ज़्यादा होते हैं और एक पीटीपी में लिखी है जिसमें एक्सॉन टाइप फाइबर्स होती हैं। जी बिल्कुल यही बताई। तो पेपर में कौन सी टाइप आएगी? अच्छा बेटे, ये तो मैं नहीं, बड़ा मासूमाना सवाल है, पेपर में कौन सी टाइप आएगी? पेपर मैंने तो नहीं बनाया। हाँ, हम लोगों ने सारी हर एक्सपेक्ट से, हर एंगल से जो है ना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, इन्फॉर्मेशन दी है। तो इंशाल्लाह आई होप ये आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छा आंसर कर सकते हो। अच्छा जी, जुमर पूछ रही हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ साइनेप्सिस ग्रेटर विल बी द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। ये आपके पास एग्री नहीं करते, ठीक है। हर दफ़ा ये सही नहीं होता कि ग्रेटर नंबर ऑफ साइनेप्सिस करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। साइनेप्सिस और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या डिफरेंस है बेटे? देखो आपके सामने नज़र आ रहा है, साइनेप्स जो है ये तो कनेक्शन है, ओवरऑल कनेक्शन है जिसमें प्री पोस्ट आ जाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसका हिस्सा है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट तो आपके पास छोटा सा है, ठीक है, वो स्पेस को बोलते हैं। अच्छा जी, फिर शायान पूछ रहे हैं, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी। बेटे ये ऊपर वाली सेम वही क्वेश्चन है जो नीजल्स ग्रेन्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं बता चुका हूँ। मोनोसाइनेप्टिक में कितने न्यूरॉन होते हैं? 2, सेंसरी और मोटर मेनली इसमें शामिल होते हैं, ठीक है जी। ओके बेटा, ये हमारे पास आज का डिस्कशन थी। याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विश यू वेरी